डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर गया। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई 10th के बाद 12th आईएससी में मैथ की पूरी सिलेबस क्या होती है। भाई 2 साल में हम लोग मैथ्स में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़नी होती है हमारी, क्योंकि इस 10th के बाद हम लोग को एक स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा 3 स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस होते हैं, कॉमर्स होते हैं, आर्ट्स होते हैं। अब साइंस में भी सिलेक्ट करोगे तो आपका 2 स्कोप्स होते हैं, एक हमारी मैथ की स्कोप होती है, दूसरी हमारी बायोलॉजी की स्कोप्स होती है। अगर आप मैथ से लोगे तो टेक्निकल क्षेत्र में आपको जाने के लिए आसानी होगी। अगर आप बायो से लेते हो तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और फील्ड है हमारा जिसमें आप दोनों से जा सकते हो, जैसे आप मैथ से भी कर सकते हो, बायोलॉजी से भी कर सकते हो। तो अगर बायो लेते हो तो एक्स्ट्रा में मैथ ले लो, तो आपको 12th के बाद, अभी मान लो आपको पता नहीं कि हमको करना क्या है, तो 12th के बाद अपने आप एम को, अपने लक्ष्य को आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो खैर हम बात करेंगे 12th में आईएससी में हम लोग को मैथ्स में क्या सिलेबस होती है, क्या क्या पढ़नी होती है हमारे 2 साल में। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बाबू कि भाई 12th में कौन सा सिलेबस है हमारा, क्या कौन सी टॉपिक्स होते हैं, मैथ का क्या सिलेबस होता है जो हमको पढ़नी होती है। तो बाबू 12th में जो मैथ की सिलेबस होती है हमारी ना, वो आईएससी में 2 साल में जो हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, वो हमारे इस तरह होती है कि सबसे पहला हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है ना, सबसे पहला हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़नी होती है। उसके बाद हमारी अलजेब्रा होती है, उसके बाद हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, उसके बाद कैलकुलस का बुक होते हैं, उसके बाद वेक्टर पढ़नी होती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़नी होती है, उसके बाद एलएलपी पढ़नी होती है। भाई सबके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो ट्रिगो है ना बाबू, इससे कम से कम तो 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आती है। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन ट्रिगो से अराइज किया जाता है। अलजेब्रा से जो क्वेश्चन होती है, ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारी 15 मार्क्स का, मिनिमम क्वेश्चन 15 मार्क्स का अराइज किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। ये अलजेब्रा में केवल 2 लेसन से ही क्वेश्चंस पूछी जाती है और किसी लेसन से पूछी नहीं जाती है। केवल 2 लेसन से ही क्वेश्चंस 15 मार्क्स का पूछा जाता है। बताएंगे आगे हम लोग, इसके बारे में सेपरेट बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऑब्जेक्टिव में 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें हमारा इसका आगे यूज किया जाता है। मेनली इसका आगे जो पढ़ते हैं हम लोग ना कोई भी चीज़, तो इसका फॉर्मूलाज या थ्योरी का यूज करता है, इसलिए हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी होती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो हमारा कैलकुलस है ये सबसे इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि 12th में हम लोग का इसी से क्वेश्चंस 50% क्वेश्चन इसी से आती है। कहने का मतलब है ना बाबू कि हमारा 45 मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस से पूछा जाता है, जो है हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बात करेंगे हम लोग सेपरेट। ठीक है, बस सिंपल से जानिए कि 45 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कैलकुलस से पूछा जाता है। इसके बाद आता है सर हमारा वेक्टर। वेक्टर से भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव खास करके ज़्यादा पूछी जाती है। इससे भी क्वेश्चंस हमारे 8 मार्क्स to 10 मार्क्स का क्वेश्चंस कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो आप 10th में पढ़े हो ना, ठीक है, उससे हाई लेवल्स का प्रोबेबिलिटी होता है। आप 10th में मात्र 5 to 7% ही प्रोबेबिलिटी पढ़े हो। ठीक है, तो बाकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हम लोग 12th में पढ़नी होती है, जो इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आती है। हर ईयर पूछा जाता है भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी से। उसके बाद एक नीचे एक टॉपिक है सर, ये कोई बुक का नाम नहीं होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक है हमारा एलएलपी। ठीक है, जो एलएलपी है ना, इसका मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये एलएलपी से 100% फिक्स होता है कि भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछी जाती है। एक ग्राफ वाली क्वेश्चंस होती है, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चंस प्रत्येक साल पूछा जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो प्रत्येक साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस एलएलपी से। एक सिंपल सा ग्राफ होता है जो 10th में हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल से ग्राफ आती है, बस उसी तरह का ग्राफ हमारा एलएलपी में पढ़नी होती है। जैसे वहाँ पढ़ते थे वैसे ही एक यहाँ ग्राफ पर हम लोग पढ़ते हैं, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक साल हम लोग को पूछा जाता है। तो खैर हम लोग बात करेंगे सेपरेटली। ये हम लोग को इतना सारा बुक्स हम लोग को पढ़नी होती है। सबसे पहला ट्रिगो, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और एलएलपी। तो सबसे बारे में सेपरेटली हम लोग जानेंगे बाबू कि ट्रिगो में कौन कौन से लेसन हम लोग को पढ़नी होती है। तो जो ट्रिगो होते हैं ना, ट्रिगो में सबसे पहला लेसन हमारी होती है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट।
एंगल एंड देयर मेजरमेंट, कहने का मतलब कोण, एंगल को हम लोग मेजर करने के लिए पढ़ते हैं यहाँ पे। तो एंगल को मेजर करने का 3 स्टेप्स होती है। एक हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, एक हमारा रेडियन में मेजर किया जाता है, एक हमारा ग्रेडियंट उसमें मेजर किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है। तो आप 3 स्टेप में एंगल को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। अगला सेकंड बात हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे, बस टॉपिक का नाम जान रहे कौन कौन से टॉपिक किस किस बुक्स में हम लोग को पढ़नी होती है। इसके बाद आती है सर हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल, जो हम लोग 10th में पढ़ते थे ना, बेसिक्स फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन हम लोग को 2 में पढ़नी है, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट और सेकंड लेसन है ना, ये सेकंड लेसन हम लोग को बस 10th बेसिस पे ही क्वेश्चंस अराइज करती है। थर्ड लेसन जो आती है ना चैप्टर 3, ये आती है हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल्स और आर्बिट्री मैग्नीट्यूड। यहाँ से हम लोग का लेवल थोड़ी बढ़ती है, ठीक है। जो हम लोग 11th का बेसिक सबसे स्टार्ट करते हुए थर्ड लेसन से। उसके बाद हमारी 4th लेसन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये सब इसी में पढ़नी है 4th लेसन में। उसके बाद आती है भाई ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। अगला लेसन हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स, 7th में सब मल्टीपल्स ऑफ थ्योरी। अगला है 9th लेसन हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। 10th लेसन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर जनरल सॉल्यूशंस, 10th लेसन। ये जो 11th लेसन नेक्स्ट है मेरी, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिगो जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाबू पूरा ट्रिगो में, पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक में कहीं से क्वेश्चंस अराइज नहीं किया जाता। इसी से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चंस आपका इनवर्स ट्रिगो से पूछा जाता है। केवल आप पूरा पढ़े हो या नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं रखता है, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो एक ऐसा है ना जिससे आपका 10 नंबर्स का मार्क्स, मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चंस केवल इसी ट्रिगो का पूरा बुक्स के इसी एक लेसन से अराइज किया जाता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से अराइज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग मानते हैं। हम लोग 2 साल में, इंटर में 2 साल में हम लोग इसको 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरा ट्रिगो में सर यही एक लेसन है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रखती है। इसी से क्वेश्चंस हमारे 10 नंबर से क्वेश्चन पूछती है। पूरा ट्रिगो से पूछे या ना पूछे, लेकिन इस लेसन से प्रत्येक साल क्वेश्चन आती है इनवर्स ट्रिगो, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा होती है हमारी। तो खैर हम बात करेंगे इसके बारे में जब पढ़ेंगे। तो बस यह रखना है क्या कि इनवर्स ट्रिगो से मिनिमम 8 to 10th मार्क का क्वेश्चंस अराइज किया जाता है इससे। उसके बाद आता है सर हमारा एक लॉगरिथम। लॉगरिथम ये भी 11th में हम लोग को पढ़नी होती है। बस इसके बारे में बेसिक लॉगरिथम हम लोग पढ़ते हैं। बेसिक लॉगरिथम क्या कि भाई लॉगरिथम हम लोग को मैथ में पढ़नी नहीं होती है, क्वेश्चंस आती नहीं है लॉगरिथम की, बशर्ते इसका यूज क्या है ना कि भाई कभी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ो, या फिर आप कैलकुलस का कोई पोर्शन पढ़ोगे, या फिर फ्यूचर में कभी मैथ पढ़ोगे, तो लॉग का कभी कभी यूज आ जाता है, लॉग का कभी कभी सॉल्यूशन आ जाता है। आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाओगे तो कहीं कहीं सॉल्यूशन करते समय आपका लॉग आ गया, तो भाई लॉग के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग को कभी भी न्यूमेरिकल्स बनाने टाइम या फिर किसी और करने टाइम हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये है सर हमारी ट्रिगो का पूरी सिलेबस। तो इसके बाद आती है सर हमारी अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या पढ़नी होती है सर? तो अलजेब्रा में हम लोग को 7 लेसन्स के बारे में इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी। बाबू बात ऐसी, इंट्रोडक्शन हमने बोला एपी, जीपी, एचपी, जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं सर, ठीक है ना। तो बस हम लोग 10 में एपी पढ़नी होती है, लेकिन 11th में हम लोग एपी पढ़ते हैं, जीपी पढ़ते हैं, एचपी पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के बारे में, ठीक है। बस इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आती, बस इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि कहीं ऑब्जेक्टिव में कहीं आगे मैथ पढ़ोगे तो आपका यूज आ जाता है कि भाई एपी, जीपी, एचपी का मैथ है ये, तो थोड़ा सा उसको सॉल्यूशन करने में थोड़ी हमको यूज आती है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं एपी, जीपी और एचपी के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आती है सर हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग इमेजनरी नंबर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जब नंबर हमने पढ़ाया था तो बताया था आपको भाई नंबर के बारे में, तो वही नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी लेसन है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चंस में प्रत्येक नंबर, ठीक है ना, इच नंबर्स आर इमेजनरी नंबर, प्रत्येक नंबर हमारा इमेजनरी नंबर एक होता है, इसमें सॉल्यूशंस हम लोग करते हैं। इसके बाद आती है सर मैट्रिक्स, और उसके बाद आती है डिटर्मिनांट। ये जो 3 और 4 लेसन हमारा है ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा अलजेब्रा में सर कहीं से क्वेश्चंस नहीं पूछी जाती है, केवल मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट से क्वेश्चंस हम लोग को 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है केवल मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट से। जैसे हम लोग ट्रिगो में केवल इनवर्स से पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी तरह मैट्रिक्स
अलजेब्रा में केवल मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट को मिलाकर 15 नंबर का क्वेश्चंस किया जाता है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट, जो हम लोग पूरे 2 साल में 1 या 2 या 3 बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, दिमाग में फिट हो जाए। इसके बाद जो आती है बाबू नीचे का जो 3 लेसन है ना हमारा, सेट थ्योरी, परमोटेशन कॉम्बिनेशंस और बाइनोमियल थ्योरम। ये जो सेट थ्योरी, इसका क्वेश्चन 11th का एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं पूछती है। लेकिन ये जो हमारा 3 लेसन है, सेट थ्योरी, परमोटेशन कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, इसको हम लोग अलजेब्रा के पोर्शंस में नहीं पढ़ते हैं। बिकॉज कारण क्या है इसका ना भाई, कि ये तीनों लेसन्स क्वेश्चंस में बस इंट्रोडक्शन थोड़ी हम लोग जानते हैं इसके बारे में, और थोड़ी इसकी जानकारी हम लोग को पढ़नी पड़ती है। बात ये है ना बाबू कि इससे क्वेश्चंस नहीं पूछती है, बशर्ते हम लोग जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग को 5 मार्क्स की क्वेश्चंस किया जाता है। जब तक प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको ये 3 लेसन्स पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको इंट्रोडक्शन, सेट थ्योरी, परमोटेशन कॉम्बिनेशंस और बाइनोमियल थ्योरम के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ सकते हो। तो हम लोग पढ़ते क्या है ना कि जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग सेट थ्योरी, परमोटेशन कॉम्बिनेशंस और बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अलजेब्रा के समय पढ़ा दिया जाए तो आप फिर भूल जाओगे, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा होती है ना कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम हम लोग पढ़ते हैं तीनों लेसन को, उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो बुक आती है वो कोऑर्डिनेट की आती है। कोऑर्डिनेट के सिलेबस क्या है भाई, तो कोऑर्डिनेट के सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको नियामक ज्यामिति आप बोलते हो, तो वो हम लोग को पढ़ते हैं। जो 10 में आप लोग पढ़नी होती है तो हम लोग को उससे काफ़ी हाई लेवल की पढ़नी होती है, जिसमें कोऑर्डिनेट में सबसे हम लोग को फर्स्ट लेसन हमारा स्ट्रेट लाइन पढ़नी होती है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे फर्स्ट लेसन हमारा स्ट्रेट लाइन पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग सर्किल पढ़ते हैं, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, पाराबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे। ये हमारा हुआ कोऑर्डिनेट का सिलेबस। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाई मार्क्स अचीव करने वाला बुक हमारा कैलकुलस है। इससे कम से कम बाबू 45 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाता है, इससे कम नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 45 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन केवल कैलकुलस से राइज किया जाता है। और कैलकुलस एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग को फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाओगे बाबू तो काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। जैसे नाम आप सुने होंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में, तो बस सिंपल सी बात जाननी कि कैलकुलस को आप लोग को बुक में एक तरफ पूरा सिलेबस निकाल कर दे देता है, वैसे में नहीं पढ़नी है। कैलकुलस पे एक अच्छे से क्लासिफिकेशन हम लोग को करनी होती है। तो कैलकुलस बाबू, कैलकुलस का हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ते हैं। कैलकुलस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो हमारा एक पार्ट्स होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा पार्ट्स होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में केवल हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज कर बनाते हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस में केवल हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर बनाते हैं। अब बात आती है बाबू ना कि जब कैलकुलस स्टार्ट करते हैं तो एक डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग सिंपल सी बात आती है कि कैलकुलस को 2 पोर्शन में हमने बांट दिया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में एक लेसन हम लोग को पढ़नी होती है, जिसमें हम लोग 7-8 टॉपिक्स हम लोग को पढ़नी होती है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है फंक्शन, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है और पूछता रहेगा, ठीक है। तो रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है सर फंक्शन। ये जो फंक्शन होती है ना, इसको पढ़ने के लिए आपको नंबर के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि भाई नंबर क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, मतलब पूरी नंबर्स का आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सो हमने कैलकुलस स्टार्ट जब करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले कैलकुलस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम एक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर कितने तरह के होते हैं, सारे नंबर का क्या होता है, क्या जानकारी होनी चाहिए सारे नंबर के बारे में, कौन से नंबर क्या कहलाती है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, सारे नंबर के बारे में हमको जानकारी लेनी पड़ती है। सो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे पहला लेसन हमारा होता है बाबू रिलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन के बाद आता है सर हमारा लिमिट के बाद आती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद आती है डिफरेंशिएशन। इसी डिफरेंशिएशन का पूरा यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद सबसे नीचे टॉपिक है सर हमारा एओडी बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डिफरेंशिएशन पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, उस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कहने का मतलब यूज होता है बाबू। एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन लिखने वाला नहीं, एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूज। डिफरेंशिएशन का यूज कहा करते हैं। तो इस एओडी में हम लोग को 4 लेसन पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ नॉर्मल टेंजेंट, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम,
ऐसे ऐसे करके हम लोग को 4 लेसन पढ़नी होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग मारते हैं सर इंटीग्रल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस क्या होती है भाई, तो इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहला लेसन हम लोग को पढ़नी होती है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एरिया इनक्लोज्ड कर्व या एरिया बॉन्डेड कर्व, ये हम लोग को पढ़नी पड़ती है। ये जो एरिया इनक्लोज्ड कर्व है ना बाबू, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। तो फिक्स कर लो कि 5 नंबर का कैलकुलस में क्वेश्चन एरिया इनक्लोज्ड कर्व से ही पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी कम से कम तो 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये रहा हमारा होल सिलेबस कैलकुलस का। तो सबसे इजीली ढंग से हम लोग क्लासीफाई किया सर कैलकुलस के बारे में, ठीक है, जिससे 45 या 50 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बुक्स होते हैं सर ना, वो हमारी वेक्टर का बुक होता है, इसमें हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर में सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद वेक्टर कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेक्टर का 2 टाइप्स होता है बाबू, वेक्टर 2 ढंग का होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद एक होता है वेक्टर 3D, 3 डायमेंशनल। इससे क्वेश्चंस पिछले बार पूछते, लेकिन 2 साल से क्वेश्चन बहुत कम पूछने का, 3D से बहुत कम क्वेश्चन अराइज करने लगा है अब, ठीक है। तो वेक्टर 3D से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछती नहीं है उतना, इस बार भी नहीं पूछी थी, बस ऑब्जेक्टिव 1-2 पूछ लेती है, ठीक है। तो ये रहा मेरा वेक्टर का होल सिलेबस। इसके बाद सर हमारी आती है प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो हमने बात किया था प्रोबेबिलिटी 10th में जो पढ़ा था प्रोबेबिलिटी सर, उस प्रोबेबिलिटी में सर हमारा सबसे पहला लेसन हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो आप 10th में पढ़े हो प्रोबेबिलिटी ना। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, घटना क्या होता है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सारे के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहला हमारा लेसन जो होती है, सबसे पहला चैप्टर जो होता है प्रोबेबिलिटी में, वो होता है एडिशनल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एडिशनल थ्योरी पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं सर कंपाउंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर पढ़ते हैं सर कंपाउंड एंड कंडीशनल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब हम लोग को सर ये 3-4 लेसन हम लोग को प्रोबेबिलिटी में पढ़नी होती है। बुझे कि नहीं बुझे, इससे भी क्वेश्चंस 5 मार्क्स का पूछते हैं। इसके बाद जो LLP बताया था आपको, LLP से क्वेश्चंस 5 नंबर का पूछते हैं, जो हमेशा हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि वो 100% फिक्स क्वेश्चंस होता है हमारा। तो ये रहा सर हमारा ISC साइंस से जो हम लोग इंटर करते हैं उसका मैथ का होल सिलेबस, जो आप साइंस या बायो, मैथ और बायो 2 कर सकते हो। तो कोई हार्ड नहीं होती सर मैथ हमारी, ठीक है। तो हम जान गए हैं कि जितने भी मैथ का सिलेबस होती है, कौन कौन से बुक हम लोग पढ़ते हैं, सारे बुक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़नी होती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.gyancoaching.in पे ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहे हमारे इसी तरह और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहें। थैंक यू सो मच।